गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 15A बुक RS अग्रवाल को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज ये चैप्टर को हम लास्ट करने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है डेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग देखेंगे। तो आज इस चैप्टर को लास्ट किया जाए और आज मेरे को क्वेश्चन लेना है 55 से। एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 55 इंटीग्रल के रूप में है हमारे पास x² अपॉन x4 माइनस x² माइनस 12। ओके, इंटीग्रल। अच्छा, न्यूमरेटर का डिग्री 2, डिनोमिनेटर का डिग्री 4, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना चाह रहे हैं हम लोग। तो ये जो इंटीग्रल है, यहाँ पर x² की जगह पर y पुट करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। से माना x² इज इक्वल टू y। ठीक, समझ में आ रही बात? क्या करने वाले हैं, यहाँ x² को y बोलने जा रहे हैं। तो हो गया y, यहाँ x4 है तो हो गया y² माइनस y माइनस 12। क्या हुआ, x² को हमने रिप्लेस कर दी y से। क्लियर? अब इसको तुम फैक्टराइज कर लो। अगर फैक्टराइज हो जाए तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 4 z प्लस 3, y माइनस 4 y प्लस 3। ओके, यही आना है बिल्कुल। अरे भाई, इसको फैक्टर फॉर्म में कर देना है। क्लियर? अब फायदा क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग वाले केस में तो बड़ा आसान होता है। याद रहे, x² को हमने क्या बोला है, y। जब ज़रूरत होगा हम पुनः y के जगह पर x² रिप्लेस कर देंगे। तो a नॉन रिपीटिंग, तो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। क्लियर? नॉन रिपीटिंग में जो कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं उसको कैलकुलेट करना बड़ा सरल हो जाता है। यहाँ y के जगह पर 4 रख दें, शॉर्टकट y इज इक्वल टू 4, तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ y इज इक्वल टू -3, तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये शॉर्टकट। अदरवाइज आप इसको एलसीएम में जहाँ इक्वेशन बनाए, a और b के टर्म में 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट टर्म a और b को तुम कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन शॉर्टकट यहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद। पुट y इज इक्वल टू 4, यहाँ y के जगह पर 4 रखने पर a का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। किसका वैल्यू निकलेगा, a का। जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो कांस्टेंट निकलेगा। a का वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ से हटा दो, बाकी जगह 4 रख दो। 4 इसमें नहीं रखना है, यहाँ 4 प्लस 3 7। क्लियर? a इज इक्वल टू आ गया 4/7। अब मान लो कि तुमको b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर b का वैल्यू चाहिए तो b का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो तुम पुट करोगे y इज इक्वल टू -3, तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। b का वैल्यू निकलना है, b का वैल्यू निकलना है तो इसको यहाँ से हटा देना होगा, इसको ढक दो, बाकी जगह पर 3 रख दो। तो 3 -3 रखना, सॉरी -3 इसमें रखना ही नहीं है। -3 -4 -7 माइनस कट गया, 3/7। एक बार पुनः समझो, अगर b का वैल्यू निकालना है तो b का जो डिनोमिनेटर है उसको ढक दो, बाकी जो हिस्सा बच गया y इज इक्वल टू -3
-3 -4, ये मिलकर हो गया -7, माइनस से माइनस कट गया 3/7। इसलिए y वैल्यू रिटर्न करो y, या एक लाइन और बढ़ा दिया जाए दिस, एक लाइन और बढ़ाएं जिससे सबको समझ में आ सके। a 4/7 y -4 b इज इक्वल टू 3/7 y +3। अब हम y का जो वैल्यू था x² ओरिजिनल वैल्यू, उसको हम रिटर्न करते रहे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ रख देना है x²। ओके, x²। y को x², 3/7 y मीन्स x²। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y था x² रिप्लेस कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो इधर से हटा दो, कहाँ तक हटेगा, यहाँ तक इसे हटाया जाए। अच्छा जी, प्रॉब्लम पे आओ। दिस, ओके, क्लियर। स्टेप समझ लो, पहले भी ऐसा प्रॉब्लम हमने बनाया हुआ है। दिस dx एज इट इज। अब इंटीग्रेशन बढ़ेगा और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के पीछे भी करते चलो। तो 4/7 ये हो गया dx/x² -4 प्लस, तो बीच में आ गया प्लस। ओके, ये 3/7 कांस्टेंट टर्म है, ये भी पीछे गया, तो इंटीग्रेशन निकलेगा x² + 3। यहाँ तक क्लियर है। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला किसका याद करो, x² - a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a x + a। स्पेशल रूल वाला फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, 4/7 बना हुआ है, क्या कहता है 1/2a, 1/2a a के रूप में 2 log x - a अपॉन x + a प्लस 3/7। अब इसका फॉर्मूला x² + a², याद है, x² + a² का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a a के रूप में √3 tan इनवर्स x/a, x/a के रूप में √3 प्लस c तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ और यदि सॉल्व हो सके तो 2 × 4 कैंसिल, तो यहाँ से सिर्फ 1/7 बचा, लॉग एज इट इज। ये कैंसिल करेगा इसको √3 टाइम्स में /7, ये सॉल्व होकर tan इनवर्स x/ + c। आंसर आई थिंक यहीं पर ज़्यादा बेस्ट होगा आंसर बोल देना। ये क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ये हम लोग का आंसर आ चुका है। क्लियर है, बढ़ जाऊँ आगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 56 कुछ इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है x4 अपॉन x² + 1 मल्टीप्लाइड x² + 9 x² + 16। क्लियर। अच्छा जी, पुट दिस इज इक्वल टू बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसको हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर भी x² को हम
लेट करने वाले हैं y। क्लियर है? एक्स स्क्वायर को y, तो यहाँ क्या है x4, तो क्या बन गया वाई स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना? ये हो गया y + 1, ये हो गया y + 9, ये हो गया y + 16। फिर ज़रूरत हो ख़त्म, काम हो जाएगा तो y की जगह पर पुनः रिप्लेस कर देंगे हम x²। ठीक है? फायदा क्या हुआ? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और जब नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो मेरा काम तो बड़ा सरल हो जाता है जी। तो a बाई फर्स्ट फैक्टर, यहाँ y = -1 पुट कर दोगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर प्लस c बाई थर्ड फैक्टर। यहाँ y = -1 तो a का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ y = -9 तो b का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ y = -16 तो c का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? तो पुट करा हमने। अब जैसे मान लो कि पहले मेरे को a का वैल्यू चाहिए, तो a का डिनोमिनेटर 0 करना होगा। a का डिनोमिनेटर 0 करना है तो यहाँ y की जगह पर -1 रखना पड़ेगा। तो हमने पुट करा y = -1, तो किसका वैल्यू निकलेगा? a का। अब जब a का वैल्यू निकलना है तो a का जो डिनोमिनेटर है a, इसको ढक दो, बाकी जगह पर -1 रख दो, इस बाकी जगह में -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1, -1 तो ये हो गया 8, -1 ये हो गया 15, तो ये हो गया ठीक है। क्लियर है? अब चाहिए मान लो मेरे को b का वैल्यू, तो b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, या y = -9 पुट करेंगे। ओके, पुट करा y = -9, तो हमें चाहिए b का वैल्यू मिलने वाला है। तो b का वैल्यू चाहिए, तो b का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर मैच करेगा, उसको छोड़ दो, बाकी सब जगह -9, तो -9 का होल स्क्वायर ये हो गया 81, -9 + 1 तो ये हो गया -8, माइनस, अच्छा यहाँ तो रखना ही नहीं है, यहाँ रखेंगे -9 16 -9 7। क्लियर है? एक बार चेक करो, -9, ठीक है, तो ये हो गया -81/56। b का भी वैल्यू आ गया है। अब चाहिए किसका वैल्यू? c का वैल्यू चाहिए, तो c का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो यहाँ पर पुट करो y = -16, तो यहाँ पर पुट करना होगा y = -16। कितना शॉर्टकट ये उपाय, वरना इसको एलसीएम में जाते कोफिशिएंट को कंपेयर करते, ABC के टर्म में 3 इक्वेशन मिलता, फिर उनको सॉल्व करते तो ABC का वैल्यू आ सकता था। तुम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जहाँ नॉन रिपीटिंग केस हो वहाँ तो काम बड़ा सरल हो जाता है जी। तो केयर करो। हालांकि इसको हमने नॉन रिपीटिंग बना दिया, वरना हम चाहते इसको क्वाड्रेटिक पर भी रख के इसको बना सकते थे, थोड़ा लंबा हो जाता, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा समय लग सकता था, लेकिन आंसर तो आने थे वही। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हम लोग जो है अपना प्लान बनाते हैं। c का वैल्यू चाहिए तो c का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो y की जगह पर -16 हमने रख दी, तो c का वैल्यू आना है, तो इसको यहाँ से ढक देना है, बाकी जगह रख देना है। तो 16 का होल स्क्वायर शायद 256। ओके, 16 + 1 -16 रखना है ना, -16 + 1 ये हो गया -15 और -16 ओके -7 तो हो गया 256 अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मेरा तीनों वैल्यू ABC का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो अब रखें यहाँ पर, कहाँ रख दिया जाए, यहाँ पर आओ। सो ठीक है, A = 1/120। क्लियर? B
इज इक्वस टू -81/56, सी इज इक्वस टू 256/105। क्लियर? ABC का वैल्यू रिटर्न हो गया। अब पूरा रिप्लेस कर दो। y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया x4, जहाँ y एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 16, y जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस बीच में माइनस यहीं पर कर दिया जाए, माइनस 81/56, y मीन्स ये जहाँ y हम रखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर। काम हो गया, वैल्यू को हमने रिटर्न कर दी, प्लस 256 एक्स स्क्वायर प्लस 16। क्लियर? अब आ जाओ प्रॉब्लम पे जी। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन जो बना इसके पीछे वाला, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। दिस दिस दिस। क्लियर? तो dx, अब यहाँ पर इंटीग्रल सब पर बटेगा और कोई कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग पीछे भी करते चलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इसको पीछे कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट टर्म पीछे जाना होगा, 9, ये कांस्टेंट टर्म पीछे जाएगा तो इंटीग्रेशन लिख लेगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसका तो सीधे फॉर्मूला है, tan इनवर्स x, सिंपल फॉर्मूला पता है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो डायरेक्ट फार्मूला है जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना, तो इतने का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ये तो सिंपल फार्मूला। या ये तो बना हुआ है अपने जगह पर। तुम बात को समझ रहे हो तो इस 9 को लिख सकते हैं कि 3 का होल स्क्वायर, और उसी प्रकार से S16 है तो इसको हम लिख सकते थे 4 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, 1/a याद करो, ये फार्मूला बार बार जब ज़रूरत होता है हम इसको लिख भी देते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a1/a tan इनवर्स x/a स्पेशल रूल का एक फार्मूला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये तो मेरा पहले से आ रहा था जी, 1/a के रूप में 3 है, tan इनवर्स x/a x/3, बहुत पहले काम ऐसा हुआ है। ये एज इट इज़ यहाँ भी वही फार्मूला लगना है, a के रूप में यहाँ पर मेरा 4 है, तो 1/a tan इनवर्स x/a tan इनवर्स x/a एक रूप में 4। अब इसको 120 माइनस, अगर एक कट सकता है तो 3 2 जा 6, तो 56। ओके, एज इट इज़, प्लस एक 4 बार में कट जाए तो हो जाएगा ठीक है ना, tan इनवर्स x/4 प्लस c। ओके, आंसर मैच करूं? देखते हैं यहीं पर छूट रहा है कि इनको कुछ और चाहिए। 56 के लिए एक क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पर ये आपका छूट रहा था। क्लियर है? चलो, तो किस प्रकार से क्वाड्रेटिक को हम लोग जो है नॉन रिपीटिंग फंक्शन कभी कभी हम लोग बना लेते हैं और हमारा काम जो है बहुत सरल हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 57 तो बिल्कुल सरल दिख रहा है। sin 2x, ये है 1 माइनस cos 2x, 2 माइनस cos
2x। यहाँ पर पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाओ और cos 2x को बोलो z। cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x, z का dz, cos का माइनस साइन, एंगल उतरा, चेन रूल, 2 पीछे x का 1। क्लियर है? तो अब -2 को इधर दे दो, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, -dz/2। इतने का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? अब जरा प्रॉब्लम क्या हो, आ जाए। sin 2x dx माइनस हाफ dz। फिर समझो, sin 2x dx माइनस हाफ को बाहर कर दी dz। ठीक है? यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड। cos 2x को z बोल रहे हो, तो ये 2 माइनस जेड। फैक्टर फॉर्म में है, नॉन रिपीटिंग, बड़ा काम आसान हो जाता है ऐसे। तो पुट दिस इज इक्वल टू a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। तो शॉर्टकट हम लोग अपनाएं, ये z है, ये 2 है, तो a का वैल्यू निकालना है तो a के डिनोमिनेटर को 0 करना होगा, तो यहाँ z की जगह पर 1 रख दो तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब b का वैल्यू निकालना है तो b के डिनोमिनेटर को 0 करना होगा, तो z की जगह पर 2 पुट कर दो तो b का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए पुट करा, पहले a का वैल्यू चाहिए, तो z इज इक्वल टू 1। a का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है, तो a का वैल्यू चाहिए, तो a के नीचे वाला जो है उसको ढक दो, बाकी जगह रख दो, इसको ढक देना है। बाकी जगह z की जगह पर 1, z की जगह पर 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 1 1, यानी a इज इक्वल टू कितना, जैसे 1। क्लियर है? पुट। अब जैसे b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए तो b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा। b का डिनोमिनेटर 0 करने के लिए z की जगह पर हमें 2 पुट करना होगा, तो b का वैल्यू निकलेगा। b का वैल्यू चाहते हो तो इसको ढक दो, बाकी जगह 2 रख दो, तो ऊपर से तो 1 मिला, 1 माइनस 2, तो नीचे से -1, यानी b इज इक्वल टू आ गया -1। ठीक है? क्लियर है? इसलिए सो या यहीं पर आ जाते हैं, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, 2 माइनस जेड a 1 एज इट इज प्लस b इज इक्वल टू -1 2 माइनस जेड। क्लियर है? अब आ जाओ प्रॉब्लम पे। क्लियर। अब आ जाओ प्रॉब्लम पे। इसलिए i इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल माइनस हाफ मेरा पहले से आ रहा है, माइनस हाफ मेरा पहले से, दिस, अरे बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, डिजिट। अब क्या, माइनस हाफ। अब तो क्या है ना कि माइनस हाफ भी दोनों पे जाएगा, इंटीग्रल पे जाएगा, तो चलो ये हो गया माइनस हाफ, माइनस a इस पे जा रहा है तो इसको करेगा प्लस 1/2। अब तो सबको ये बात समझ में आ रहा होगा, ये दोनों पे जा रहा है, a इस पर गया तो इस माइनस को यहाँ पर कर दिया प्लस। ठीक है? अच्छा जी, इसको x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, log दिस। बस क्या है ना कि यहाँ z कोफिशिएंट -1 है, उसको याद से डिवाइड करना होगा जी, प्लस हाफ 1/x का log x। यहाँ भी z का कोफिशिएंट -1, इसको अलग से डिवाइड करना होगा। ठीक है? अच्छा, याद रहे z के जगह पर हमें वैल्यू रिटर्न करना है cos 2x, तो इधर से हटा दिया जाए इसको, माइनस a मिलकर प्लस हाफ log 1 माइनस जेड a
माइनस यहाँ पर हो जाता है हाफ log 2 माइनस जेड प्लस सी। अगर हाफ यहाँ से कॉमन ले लें या अगर हाफ कॉमन ले लोगे तो log m माइनस log n log m बाई n का फार्मूला हो सकता है आंसर ऐसे करके छोड़ा हो, या हो सकता है कि यहीं पर z का वैल्यू रिटर्न कर दिया गया हो सीधे। z मीन्स cos 2x, z मीन्स cos 2x प्लस सी। आप चाहें तो यहीं पर आंसर बोल दें, या फिर जैसा हम कह रहे हैं कि बुक में शायद ऐसा भी होगा कि यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया होगा log m माइनस log n, और उसको जो है log m बाई n ऐसे भी किया जा सकता है प्लस सी। चाहे तो आप आंसर यहाँ बोल दें, चाहे तो आप आंसर यहाँ बोल दें। और ये हम दिखा दें 57 में एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका यहीं पर छूट रहा है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। आप जैसा बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि एग्ज़ाम में जहाँ पर मौका मिले, जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, जहाँ तक तुम्हारा नज़र जा रहा है, सॉल्व करके मौका पाकर रास्ते में ही आंसर जो है हम लोग ओके कर देते हैं। ये बात अलग है कि जब हम लोग घर पे प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमें संतुष्टि चाहिए होता है कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं बनाया, तब लोग आंसर मैच करने लगते हैं। तो जैसा डिमांड हो ऐसा हम लोग करते रहते हैं जी। तो उम्मीद करूँ कि प्रॉब्लम बढ़े समझ में आया। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट और ये है 58। चलिए सबको हटाया जाए और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बहुत खुशी कि इस चैप्टर आज हम लोग लास्ट करेंगे। 58 नंबर इंटीग्रल के रूप में 2/1 माइनस एक्स। आप लोग भी मेरे साथ एकदम तालमेल मिला के चलते चलिए, जितना प्रॉब्लम बनवा देते हैं आप उसको जो है अप टू डेट करते रहें, और फिर आप अनुभव करोगे कि कहीं आपको ट्यूशन कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक प्रॉब्लम विस्तृत रूप से हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ज़रूरत है आपको कि जितना प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं घर पे बैठकर आप उनको जो है अप टू डेट करते रहे, तो फिर मैथ एकदम सरल, बिल्कुल सिंपल सरल जो है नज़र आने लगेगा। अच्छा, तो ये फैक्टर फॉर्म में है और प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री जो है 0 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इससे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकते हैं। उसमें भी एक तुम्हारा जो है नॉन रिपीटिंग है और एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। तो हमें तो पता है कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है, ये पता है। तो बस हमारा काम जो है आसान, बहुत प्रॉब्लम बन गया जी इस टाइप का। ये देखें, ये तो नॉन रिपीटिंग है, ए बाई दिस। यहाँ x की जगह पर 1 पुट कर दोगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा बड़ा शॉर्टकट तरीके से। लेकिन ये तो है क्वाड्रेटिक, तो इसको तो भाई क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट पे सेट करना होगा। तो इसको कैसे सेट करते हैं, bx प्लस सी करके अपॉन दिस। अब यहाँ से शॉर्टकट से सिर्फ ए का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, और जैसा हम बोल रहे हैं कि अगर ए की भी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो क्यों हम शॉर्टकट यहाँ पर हम लगा ही लेते हैं। पुट करा x = 1 1, ए का डिनोमिनेटर 0 हो गया, ए का वैल्यू निकलेगा, इसको यहाँ से ढक दी, बाकी जगह 1 रख दी। 1 1 का होल स्क्वायर 1 1 + 1 2 2/2 1, यानी क्लियर है ए का वैल्यू तो मेरा आ गया। अब बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए तुमको एलसीएम में जाना ही पड़ेगा, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प अब नहीं बचता है। तो ले इसका एलसीएम, ठीक है, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे a + x² प्लस ए कैंसिल, ए मल्टीप्लाई होगा इससे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, bx + c इनका मल्टीप्लिकेशन इनसे हो रहा है, तो bx + c माइनस bx² माइनस cx, ये तुम्हारा कैंसिल, यहाँ से 2 x² ये दो जगह है, यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस, समझ में आया बात। x वाले टर्म यहाँ है तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो b - c, कांस्टेंट में a + c, कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो ये हो गया, यहाँ x² कोफिशिएंट a + b, यहाँ x² का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि x² कोफिशिएंट 0 होगा। इक्वेशन फर्स्ट।
x का कॉफिशेंट इधर है b माइनस सी, इधर x का कॉफिशेंट 0 होगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म में प्लस सी, यहाँ कांस्टेंट टर्म 2। तो हमारे पास 3 अननोन थे ए बी सी के रूप में और 3 इक्वेशन आ गए। तो हम चाहते तो यहाँ से ही तीनों वैल्यू ए बी सी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने ए का वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया हुआ है। अलग बात है हम ये काम अगर नहीं भी करते तो हम यहीं से हम ए बी सी तीनों कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट अपनाना ही क्यों चाहते हैं यार। हम देख रहे हैं कि अगर एक भी वैल्यू यहाँ से अगर हम लेकर आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर शॉर्टकट्स अगर एक आधे वैल्यू, 2 वैल्यूज़, इवन एक वैल्यू भी अगर हमको मिल जाते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत 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 आसान हो जाता है जी। जैसा हम बोल रहे हैं कि अगर ये काम हम नहीं भी किए होते तो भी यहाँ से हम तीनों मान निकाल सकते थे। सॉल्व करने में थोड़ा सा समय भले ही ज़्यादा लगे लेकिन हो तो सकता था यहाँ पर। एनीवे जो भी हो, a इज इक्वस टू 1 अगर यहाँ रखोगे तो क्लियर हो गया कि b इज इक्वस टू -1 आएगा। क्लियर। अब b इज इक्वस टू -1 अगर यहाँ पर रखोगे तो c इज इक्वस टू 1 आ जाएगा। इस पर ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का बन रहा है 58। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक p का वैल्यू भी 1 थोड़ा सा यार एक कैंसिल, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो a प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होनी है, 1 से गया बी एक्स प्लस सी, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके सही है। यहाँ से ज़रा ध्यान देना, थोड़ा सा दुर्घटना घटी, ओह सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सुने हो ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले रहे थे तो यहाँ से बस आना चाहिए था a माइनस बी, और यहाँ पर देखो गलती हो गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सही है जी। तो a इज इक्वस टू 1 अगर यहाँ रखोगे तो b भी 1 आएगा, और जब b 1 है तो c भी 1 आएगा, यानी तीनों का वैल्यू मेरा आ चुका है। क्लियर है ना। सो a इज इक्वस टू भी 1, b इज इक्वस टू 1 इंटू एक्स, c इज इक्वस टू भी 1। क्लियर है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम पे। i इज इक्वस टू दिस ये आ गया। ओके, dx बना हुआ है, दिस बाय दिस, ठीक है। तो इंटीग्रल भी बैठना है, तो साथ में अगर समझ रहे हो तो इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस दिस बाय दिस, इसके बाद इंटीग्रल भी जा रहा है। ये तो सबको समझ में आ जाएगा, समझो। इंटीग्रल लिया इस पर, इसके बाद दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस करने के बाद इधर से इंटीग्रल भी जा रहा है, प्लस 1 बाय दिस। ओके क्लियर। दिस बाय दिस का इंटीग्रल प्लस दिस बाय दिस का इंटीग्रल, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, बट एक्स कॉफिशिएंट यहाँ पर -1, इसमें गलती ना हो। अब इसमें क्या करूँ, इसके लिए हम अलग कुछ करने जा रहे हैं। देखो सिर्फ इसके लिए, इसका भी आसान है जी, इसका तो सीधे tan इनवर्स x आ रहा है, सीधे फॉर्मूला है। इसका भी आसान, इसका भी इंटीग्रेशन आसान। इसमें क्या करें, हम सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने बोल दी z, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको z, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx अपने से, z का dz। ये अपने से मतलब क्या, वास्तव में यहाँ पर dz बाई dx होता है और यह dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, इसलिए यहाँ से x dx कितना हो जाएगा, dz बाई। क्लियर।
क्या हुआ, एक्स डी एक्स डी जेड बाय टू, हाफ कॉन्स्टेंट और पीछे आ गया बाय जेड, एक्स डी एक्स डी जेड बाय टू बाय जेड, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, तुम अगले लाइन में कर लेना। फिर z का वैल्यू रिटर्न करना होगा, z मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं पर बोल देंगे आंसर। हाँ, इसे माइनस को यहाँ ना दिखा के माइनस को यहाँ कर लेते हैं, बस यहाँ तक। देखो क्या कि आंसर कहाँ तक जा रहा है। आई थिंक बिल्कुल सही आंसर यहीं पर आकर तुम्हारा जो है रुक जा रहा है। और आज के लिए और इस चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन है 59, जो कि ये भी सिंपल ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। हालांकि हम चाहें, ये है रिपीटिंग, ये है क्वाड्रेटिक, तो उस पर भी सेट करके बना सकते थे, लेकिन इसको हम कैसे नॉन रिपीटिंग में बदल लेंगे। समझो हम क्या बोल रहे हैं। इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते थे a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस, क्वाड्रेटिक था और सॉरी रिपीटिंग था, इसमें ऐसे चले गए, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसको सी एक्स प्लस डी बाई, ऐसे भी करके हम बना सकते थे इसको। लेकिन अब यहाँ 4 कांस्टेंट टर्म आएंगे, उनको सॉल्व करने में हो सकता है प्रॉब्लम आने लगे, तो इसलिए हम टेक्निक अपनाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई रख दो, रिलैक्स होकर समझो, यदि हम एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई रख दें तो दोनों नॉन रिपीटिंग का केस बन जाता है। अरे समझो ना, समझो कैसे बोल रहे हैं, यही ना प्रॉब्लम है। यहाँ एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान ली, वाई लेट करा, तो यहाँ क्या हो गया 2y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 4। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म को निकालना आसान हो जाता है। तो a बाई फर्स्ट फैक्टर, ओके, प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर, नॉन रिपीटिंग, बड़ा मज़ा आ जाता है जी। फिर यहाँ पर a और b का वैल्यू निकाल लो, फिर लास्ट में y की जगह पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। पहले चाहिए मेरे को a का वैल्यू, तो हमने पुट करा y को 0, a का वैल्यू चाहिए तो a का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तो a का डिनोमिनेटर 0 होने के लिए y को 0 रखना पड़ेगा, तो यूँ रख दिया 0 प्लस 1, ये हो गया 1 0, ये हो गया 1/4। और b का वैल्यू चाहिए तो b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो यहाँ y की जगह पर -4 रखना होगा, तो पुट करा y इज इक्वल्स टू -4, यहाँ से ढक दिए, -4 -8 -7, इस पर रखना ही नहीं है, -4, तो हो गया 7/4। अब सो a इज इक्वल्स टू, इतने बार प्रॉब्लम को बना दिए है, b इज इक्वल्स टू 7/4। क्लियर, ये हट गया यहाँ से। अब जहाँ जहाँ y है एक्स स्क्वायर रिटर्न कर दो, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, हम इसी में सुधार कर दे रहे हैं। ये लो, ये ले, हो गया। अब आ जाओ प्रॉब्लम पे, दिस क्लियर, प्लस 7/4, ओके, इंटीग्रल बैठेगा, ये कांस्टेंट पीछे स्क्वायर 7/4 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4। हाँ, तुम चाहो तो इस 4 को 2 का होल स्क्वायर कर दो, फार्मूला आ जाएगा। यहाँ ये है, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो गया x के पावर -2, ओके, एक्सन का फार्मूला, पावर में एक जोड़कर जो आया उसमें से डिवाइड करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x प्लस 7/4, एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला कहता है 1/a के रूप में 2 tan इनवर्स x/a
ए, अरे स्पेशल रूल का फॉर्मूला है यार। तो ये हो गया क्या, ए हो गया -1/4x, ए 2 4 जा 8, ये हो गया 7/8 एज इट इज़ tan इनवर्स x/2 प्लस सी। ये हम लोग का आंसर आ जाता है। और चेक कर लो, बिल्कुल आंसर जो है यहीं पर छूट रहा है। तो आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को आज हमने लास्ट किया और उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ होगा। अगला चैप्टर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बहुत जल्द, और बहुत बच्चों का डिमांड भी बहुत दिनों से था कि डेफिनेट इंटीग्रल को जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो अगला वीडियो डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल को अगर बेहतर तरीके से अगर आपने समझा हुआ है तो डेफिनेट इंटीग्रल तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आज वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।